कैसे हैं आप सब। तो इससे पिछले लेक्चर में अपने सब जो है चैप्टर थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिए हुए थे। आज के क्लास में एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट करेंगे। जो है इस चैप्टर को आप लोग खत्म कर चुके हैं क्लास में, तो ये ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों के रिक्वेस्ट से ये बना रहे हैं हम। तो थोड़ा थ्योरी भी एक बार आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर जो बताएंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे हम टोटल एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए डायरेक्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या करा। पहला क्वेश्चन अपने सबको जो है कि which of the following statement is not true, right ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लाइगेशन। मतलब कहता है यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है और इन चार ऑप्शन में से कौन सा बात ट्यूबेक्टोमी के बारे में सही नहीं है, वो चीज अपने सबको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये आता है कि बताइए ट्यूबेक्टोमी होता क्या है। ट्यूबेक्टोमी होता क्या है। तो आप लोगों ने कंट्रासेप्टिव मेथड में एक टॉपिक देखा जिस टॉपिक का नाम क्या था, स्टेरिलाइजेशन मेथड, है कि नहीं, जिसे बंध्याकरण कहा जाता है। आम भाषा में इसे नसबंदी भी कहा जाता है। मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है जिसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। और फीमेल में दोनों फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। तो सबसे पहले तो आपको ये भी बातें समझ में आना चाहिए कि आखिर ट्यूबेक्टोमी होता क्या। तो आपने क्या समझा, ट्यूबेक्टोमी फीमेल से संबंधित है। फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है जिसके कारण ओवम स्पर्म नहीं मिल पाता है और गर्भाधारण से बचा जाता है। अब यहाँ पर चार बातें दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी के बारे में। एक बातें गलत है, जो बातें गलत है वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए क्या कहता है, यह वैसेक्टोमी की अपेक्षा अधिक कठिन है। सही बात है, वैसेक्टोमी की अपेक्षा ये अधिक कठिन होता है तथा पश्चगामी के लिए ये क्या होता है, अधिक कठिन होता है। तो ये बात सही है। दूसरा कहता है कि अंडोत्सर्ग नहीं होता, नो ओवुलेशन अकर। बिल्कुल भी गलत बात है। ओवुलेशन तो होता है बट ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब को हमने काट करके बांध रखा है, अतः निषेचन संभव नहीं। तो ये बातें आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाना चाहिए। बट आगे का भी ऑप्शन अपने सब देख लेते हैं। आगे क्या कर रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इसमें दोनों फेलोपियन नलिका का जुड़ना सम्मिलित है, यानी कि इट इन्वॉल्व लाइगेशन ऑफ बोथ फेलोपियन ट्यूब। ये भी बात सही है, दोनों फेलोपियन नलिका इन्वॉल्व होता है, दोनों को काट करके बांधा जाता है। कहता है कि द फेल्योर रेट ऑफ दिस अप्रोच इज ऑलमोस्ट 0%। मतलब कहता है कि इस प्रक्रिया में विफल होने का दर लगभग 0%, विफल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहां पर देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, बोले सेकंड नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने सब। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि के दौरान उच्च स्तर पर बना रहता है। एक लाइन में वर्ड हमेशा याद रखिएगा, वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। एक बार और पढ़ लीजिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज आर मेंशन्ड एट हाई लेवल ड्यूरिंग हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कहने का मतलब निम्न में से कौन सा हार्मोन जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि के दौरान उच्च स्तर पर रहता है, तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रिदम मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द कपल रिफरेंस फ्रॉम इंटरकोर्स। कहता जन्म नियंत्रण की रिदम विधि में दंपति लिंगन से बचते हैं कब। हम आपको जो है रिदम मेथड बता चुके हैं और बता चुके हैं कि इसमें कपल को अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ता है, संयम बरतना पड़ता है। और एमसी के 10वें दिन से 17वें दिन में, यानी 7 दिन या 6 दिन, 7 दिन 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में क्या होता है, तो कपल को लिंगन से बचना रहता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आना रहता है। अब उसी से संबंधित यहां पर ऑप्शन दिया होगा, चलो पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है, 1 डे बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन। कहता है अंडोत्सर्ग के एक दिन पहले व एक दिन बाद। बिल्कुल भी नहीं।
कम बता दिए थे कि 10वां दिन से 17वां के दिन, मतलब वैसे भी देखिएगा तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद होना चाहिए। तो यहां पर आप तीसरा नंबर ऑप्शन अगर देखिएगा तो क्लियर लिखा हुआ है कि 3 डेज बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, यानी अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले व 3 दिन बाद अगर देखिएगा तो 10वां से 17वां दिन के बीच में आ जाता है, यानी अंडोत्सर्ग से के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, इस बीच में जो है कपल को लिंगन से बचना है तो गर्भाधारण से बचा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि अवशोषण के दौरान उपयोगी होता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड ड्यूरिंग एबॉर्शन। पहला लिखा है वैक्यूम एस्पायरेशन, दूसरा लिखा है लवन विलियन का इन्फ्यूजन, तीसरा लिखा है स्क्रैपिंग और चौथा लिखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा निर्वात एस्पायरेशन, वैक्यूम एस्पायरेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से हार्मोन की क्रिया RU 486 के उपयोग के दौरान अवरुद्ध हो जाती है। अब सबसे पहला बात तो आपके माइंड में ये आ गया कि ये RU46 होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इन सारे चीजों को जब तक अपने सब समझ करके नहीं चलेंगे तब तक अपने सबको मजा नहीं आने वाला है। तो आप यहां पर RU 486, यहां पर RU का मतलब हो जाता है रुसेल उक्लाफ। इसका आप लिख सकते हैं रुसेल उक्लाफ। ठीक है, 486 ध्यान दो बारे, ये एक जो है क्या है, दवा है जिसका उपयोग जो है प्रारंभिक गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब शुरुआत में कोई गर्भावस्था हो जाए तो उसको नष्ट करने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो कहता है कि इसके दौरान अवरुद्ध हो जाती है, क्या चीज अवरुद्ध हो जाती है जी? FSH, LH, तीसरा में लिखा है प्रोजेस्टेरॉन और चौथा में क्या है? HCG। तो इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन अवरुद्ध हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 6 नंबर में? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसटीडी बैक्टीरियम द्वारा नहीं होता है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एसटीडी इज नॉट कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। मतलब यहां पर सारा का सारा एसटीडी बीमारी के बारे में दिया हुआ है और इसमें से कौन सा बीमारी जो है कहता बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। एक लाइन में जो है देखिए वो है जेनाइटल हर्पिस। ये एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाला ये क्या है? एसटीडी है। बाकी क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारे के सारे क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एसटीडी बीमारी है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी कि निम्न में से किसे गोनोरिया से पीड़ित महिला के लक्षण के रूप में लिया जाता है? मतलब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी टेकन एज द सिम्टम ऑफ अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम गोनोरिया। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर किसी फीमेल में गोनोरिया बीमारी है तो उसका क्या लक्षण, इन 4 में से कोई एक लक्षण है, क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? पहला क्या कहता है? कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा विथ पेनफुल यूरिनेशन। मतलब यूरेथ्रा, और जब यूरिनेशन यानी मूत्र त्याग करता है उस समय जलन महसूस होता है। यही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्दपूर्ण मूत्रन के साथ मूत्र मार्ग की क्या होता है? इसमें जलन होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को अपने सब देखेंगे। क्या कहता है जी? निम्न में से सिफिलिस की कौन सी अवस्था त्वचा में लाल चकत्तों, बुखार, संधि व पेशियों में दर्द द्वारा अभिलक्षित होता? देखो क्या लिखा सिफिलिस, बता दिए थे सिफिलिस में 3 अवस्था, प्राइमरी अवस्था, द्वितीयक अवस्था, तृतीयक अवस्था बता दिए थे। और इसमें ये सारा जो कैरेक्टर है ये द्वितीयक अवस्था में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? द्वितीयक अवस्था में। वो सारा चीज हम बता दिए हैं। तो थ्योरी अगर आप ठीक से पढ़े हैं तो ये सवाल बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। ये सवाल क्या, कोई भी सवाल आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का पिछला वीडियो में जो इतना बोल्ड नहीं दिखता होगा जितना इसमें दिख रहा होगा, नहीं, इसी तरीके से धीरे धीरे चेंजिंग किया जाएगा। जो हम भी जो है यहाँ पर धीरे धीरे सीख ही रहे हैं आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, थैंक यू। देखो क्या लिखा, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति का उपयोग एसटीडी तथा एड्स से सुरक्षा में उपयोगी होता है?
अब यहाँ पर विभिन्न सारा तकनीक दिया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। अब कहता है किसका उपयोग करने से एसटीडी बीमारी और एक्स बीमारी से बचा जा सकता है। एक लाइन में वो है निरोध। क्या बोले? निरोध, जिसे आप लोग कॉन्डम के नाम से भी जानते हैं। बाकी से आप नहीं बच सकते। जैसे क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस में तो आप फिजिकली होइएगा बिना किसी साधन का यूज करते हुए, तो उसमें आपको बिल्कुल एसटीडी बीमारी और एड्स दोनों होने का चांसेस है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये डिवाइस जो है गर्भाशय के अंदर लगा रहता है, फिर भी आप फिजिकली होगा तो होगा ही। इसके बाद निरोध है, कॉन्डम है, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, शीशन के ऊपर लगा लिया जाता है और जो है डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में नहीं आने के कारण, जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के कांटेक्ट में नहीं आने के कारण इसमें बीमारी का संचरण से आप बच सकते हैं, एसटीडी से भी बच सकते हैं और जो है एड्स से भी बच सकते हैं। चौथा लिखा हुआ है वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में भी इस बीमारी का संचरण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बारे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बलात्कार की स्थिति में गर्भाधारण की संभावना से बचने के लिए, अगर किसी के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो उस कंडीशन में गर्भाधारण से बचने के लिए आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में 72 घंटे के भीतर निम्न में से किसे प्रभावकारी माना गया है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब ऐसा ना हो, बट क्वेश्चन है तो अपने सबको तो देखना पड़ेगा। सपोज दैट किसी के साथ क्या हो जाता है, रेप हो गया या बलात्कार हो गया, तो गर्भाधारण से बचने के लिए इन मेथड में से किसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 72 घंटा के अंदर? तो पहला क्या करता है? पहला कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कहता है प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। सी में लिखा है आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस का यूज कर सकते हैं। और डी में क्या लिखा है? कॉन्डम यानी निरोध का उपयोग कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो आप जो है यहां पर जो है तीनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का भी उपयोग कर सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का भी उपयोग कर सकते हैं और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का भी जो है आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा तो आपका राइट आंसर जो क्या देख रहे हैं, ए, बी और सी है कि नहीं? कॉन्डम निरोध का उपयोग करने से कुछ नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात करेंगे तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस पर थोड़ी देर के लिए अपने सब सोच सकते हैं यहां पर। तो बड़े आगे तो अपने सब अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ZIFT। ZIFT का मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के बारे में निम्न में से सभी कथन सही है लेकिन एक कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन एक गलत है? मतलब जो है ZIFT नहीं, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के बारे में 4 बातें यहां पर बताया गया हुआ है और इन 4 बातें में से एक बात गलत है और उन्हीं एक बात के बारे में अपने सबको पता करना। क्या लिखा? इट इज जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, सही बात है, टिक लगा दीजिए। दूसरा कहता है कि जायगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब आफ्टर आईवीएफ, सही बात है। आप टेस्ट ट्यूब बेबी में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या बता दिए थे? टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने क्या बता दिया था? एक लैब के अंदर एक ट्यूब में फीमेल गैमिट ओवा को लाया जाता है। ओवा को कहां से लाया जाता है? तो उसके वाइफ का रहता है या कोई डोनर फीमेल का रहता है। फिर एस्पर्म को लाया जाता है, ठीक है, और एस्पर्म कहां से आएगा? उसके हस्बैंड से या फिर डोनर मेल से। फिर इसे फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज के बाद जायगोट बनता है और जायगोट के बाद जब 8 सेल्ड ब्लास्टोमियर का जब निर्माण होता है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। और 8 सेल से ज्यादा का अगर इम्ब्रियो या ब्लास्टोमियर रहता तो उसे यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता। नहीं जी, तो कह रहा है कि युग्मनज आईवीएफ के बाद फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला क्या कहता है कि अर्ली इम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन आल्सो बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो ये भी बात सही है, इसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। और यहां पर तीसरा नहीं बोल, देखो तीसरा ऑप्शन है ही, मेरे नोटबुक में शायद मिस्टेक है, आप लोगों में सही होगा। ठीक है, ये चौथा नंबर ऑप्शन है। कहता है 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसे यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर ये बातें क्या दिया हुआ? गलत। तो आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े अपने सब आगे, तो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर नर जनन असमर्थता से पीड़ित है तथा जिसके स्खलन में बहुत कम शुक्राणु या
जीवित शुक्राणु नहीं है तो इसे खाली स्थान द्वारा दूर किया जा सकता। मतलब एक लाइन में समझिए कि कोई मेल क्या है, एस्टेराइल है, बंद है, यानी कि उसके सीमेन में स्पर्म का मात्रा कम है या फिर जिंदा स्पर्म नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कौन सा मेथड का उपयोग कर सकते हैं, आईसीएसआई का। किसका वर्ड है, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आईसीएस का उपयोग जो है, आईसीएसआई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता निम्न में से कौन सा लिंग संचारित रोग प्रोटोजोआन द्वारा होता है। ठीक है, अब यहां पर विभिन्न सारा ऑप्शन दिया हुआ और कौन सा कहता बीमारी प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। गोनोरिया, नाइसीरिया गोनोरिया के द्वारा, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद आपको देखो क्लेमाइडियसिस दिया हुआ है, सिफिलिस दिया हुआ है, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन जो है ट्राइकोमोनियसिस ये क्या है, प्रोटोजुअल डिजीज है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने सब आगे और देखेंगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, इतना छोटा काहेला हो गया जी। अच्छा देखते हो यहाँ पर जो मच्छर सब है, इस मच्छर सब के कारण जो है ये सारा बदमाशी जो है हो रहा है। ठीक है, मॉस्क्यूटो, क्योंकि आपका डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे मच्छर भी अपना काम कर रहा है जी, मॉस्क्यूटो भी अपना काम दिखा रहा है। चलिए अब नहीं दिखा पाएगा। आगे क्या लिखा, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक जन नियंत्रण गोली हार्मोन के रूप में ली जाती है जो अंडोत्सर्ग को रोकती है। कहता निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक गोली जन नियंत्रण गोली हार्मोन के रूप में ली जाती है। तो यहां पर देखो बहुत विभिन्न सारा ऑप्शन दिया हुआ। पहला दिया नॉर प्लांट। नॉर प्लांट की बात करेंगे तो नॉर प्लांट का तो उपयोग जो है करने का मतलब ये तो कंट्रासेप्टिव मेथड है, जिसे जो है यूटेरस के अंदर लगाया जाता है। आगे है डीपो प्रोवेरा, इसी तरीके से सहेली है और मालादी है। आप वैसे जो है ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करेंगे तो ओरल कंट्रासेप्टिव में आप जो है क्या देख चुके हैं, सहेली गोली का भी चर्चा किए हुए हैं, माला एन और माला डी का भी चर्चा किए हुए हैं। किसका चर्चा किए हुए हैं, माला एन और माला डी का भी चर्चा की हुई। लेकिन यहां पर अपने सबको क्या करा, जन्म नियंत्रण गोली हार्मोन, यानी कि क्या पूछ रहा है, बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन्स के बारे में। तो यहां पर हो जाएगा डीपो प्रोवेरा। क्या हो जाएगा, डीपो प्रोवेरा इज राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपने सब जो है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एसटीडी मानव पैपिलोमा विषाणु एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस द्वारा होता है तथा संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क द्वारा संचरित होता है। कहता निम्न में से कौन सा एसटीडी। अब यहां पर ये विभिन्न सारा बीमारी दिया हुआ है और इन बीमारी में से कहता है कि कौन सा बीमारी जो है किसके द्वारा होता है जी, एचपीवी के द्वारा। एचपीवी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु जो है, और साथ ही साथ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के दौरान ये बीमारी क्या होता है, आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो वो कौन सा बीमारी है, तो वो है जेनाइटल वार्ड्स। कौन सा बीमारी जी, जेनाइटल वार्ड्स बीमारी है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से और एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। देखिए आगे क्या कहता है, नॉर प्लांट इज, नॉर प्लांट है। पहला देखो अ काइंड ऑफ प्लांट, बिल्कुल भी नहीं, प्लांट कहां से आ जाएगा इस चैप्टर में जी। ऑफ फर्टिलाइजर फैक्ट्री मतलब निषेचन करने वाली फैक्ट्री। निषेचन का तो ताते पर नहीं, निषेचन रोकने का काम करता है। एक गर्भ निरोधक है, सही बात है, ये गर्भ को रोकने का काम करता है, जैसे कि बता दिए निषेचन रोकने का काम करता है। आगे लिखा है कि अ पावर जनरेशन प्लांट, बिल्कुल भी नहीं, प्लांट का चर्चा कहां से चलेगा जी। तो तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नॉर प्लांट जो है ये क्या है, एक जो है गर्भ निरोधक है, यानी कंट्रासेप्टिव है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है which of the following is an important detection technique for syphilis। मतलब यहां पर कहता है निम्न में से सिफिलिस की महत्वपूर्ण जांच तकनीक कौन सी है। तो सिफिलिस का जांच तकनीक है वो वीडीआरएल। क्या बोले, वीडीआरएल है।
पहला वैसे देखिएगा विभिन्न सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम स्टेनिंग फॉर द डिस्चार्ज, यानी जो फ्लूइड का जो डिस्चार्ज होता है उसमें ग्राम स्टेनिंग किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आगे लिखा है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन पीसीआर, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है बोले? पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर के बारे में आप लोग जो है देखिएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको तीसरा नंबर में क्या लिखा है? एंटीबॉडी डिटेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में वीडीआरएल, जिसका पूरा नाम है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी है। तो आपका राइट आंसर तीसरा नंबर ही हो जाएगा। और चौथा नंबर दिया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फूड कल्चर, तो बिल्कुल नहीं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है शायद 18 नंबर जो है। और क्वेश्चन है जी इसमें? और क्वेश्चन है? अच्छा देखते हैं, चलिए जो है बढ़ते अपने सब आगे, जो है जितना क्वेश्चन हो देखना तो है ही। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्टिक है तथा गर्भपात औषधि के रूप में कार्य करती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड एक्ट एज एन एबॉर्शन ड्रग, मतलब एबॉर्शन ड्रग के जैसा काम करता है। सहेली है, या मिफप्रिस्टोन है, या फिर माला एन है, या डीपो प्रोवेरा है। तो वो बड़े मिफप्रिस्टोन, जो कि ये क्या करता है? एबॉर्शन के में जो है भाग लेता है, ठीक है, गर्भपात में यह जो है इन्वॉल्व होता है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 19 नंबर क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक्सरसाइज सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज, मतलब जो है प्रोजेस्टेरोन का महत्वपूर्ण काम क्या है? पहला में लिखा ए नंबर ऑप्शन, मतलब यहाँ पर चार गो बातें दिया हुआ है और उससे संबंधित यहाँ पर कोड दिया हुआ है, और उसका राइट आंसर क्या होगा सो अपने सबको देखना। देखो बारे क्या कहता है कि प्रिपरेशन यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, मतलब गर्भाशय को गर्भाधारण के लिए तैयार करना। तो सही बात है, इस प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय के लिए, जो है ये गर्भाशय मतलब जो है गर्भाधारण के लिए गर्भाशय को तैयार करने का काम करता है। इम्प्लांटेशन फॉर एम्ब्रियो, ये भी बात सही है। सी नंबर में क्या लिखा है? सी नंबर में लिखा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भाधारण को बनाए रखता है, ये भी बात सही है। और डी में दिया हुआ है एडीएच उद्दीपित करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ये उद्दीपित करता है, जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। तो बिल्कुल नहीं, ए बी और सी बातें क्या है? सही है। उस ऑप्शन को देखेंगे तो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन जा रहा है, ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है इस लेक्चर में क्या देख रहे हैं? इस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने सब एक्सरसाइज थर्ड को भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू।